ऐसा तो स्टूडेंट के लाइफ में बहुतों के साथ होता है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस रास्ते आप निकले हैं वो रास्ता अगर आप उस रास्ते में पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो भी वह रास्ता ख़त्म नहीं होता है। उसके आगे भी रास्ते हैं और प्लान भी हमेशा रख सकते हैं, तैयार रख सकते हैं, क्योंकि आपने जो अध्ययन किया है वो बेकार नहीं जाता। विद्या जो है कभी अधूरी नहीं रहती है। अगर जो आपके पास ज्ञान है उसका आप दूसरे क्षेत्रों में भी भरसक उपयोग कर सकेंगे, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। और यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं उसमें अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। और सफलता और असफलता तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देते हैं और अगर कुछ कमी रह जाती है तो कम से कम अब यूपीएससी अगर नहीं हो पाता है तो जो राज्य स्तर के जो लोक सेवा आयोग है उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयवीर सिंह है और आज आपके लिए हम एक छोटी सी वीडियो लेके आएंगे जहां में आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि वो कमला नगर में, हाँ जी, कमला नगर जो कि नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास। तो जैसे कि हमें पता है कि यूपीएससी के लिए मेन हब मुखर्जी नगर, डाका एंड ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, ऐसी जगह में ज़्यादातर यूपीएससी बच्चे हैं जो वो प्रिपेयर करते हैं। पर कुछ बच्चे हमें पता है कि आउट ऑफ इस चीज़ों के मतलब कहीं और जगह लोकेटेड जैसे कमला नगर, यहाँ पे आपको ज़्यादा एस्पिरेंट तो नहीं मिलेंगे, बट तब भी आपको एक अच्छा एरिया मिलेगा यहाँ पे। और देखते हैं हम कि बच्चे कैसे प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ का रेंट कैसा है, यहाँ पे अकोमोडेशन कैसी है, यहाँ पे खाना वाना और बेसिकली सारा कुछ हम एक बात करेंगे एस्पिरेंट से। उससे पहले मैं आपको एस्पिरेंट के फ्लैट के बाहर का व्यू दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 2 रूम अंदर होंगे और उसके बाहर का व्यू ये है। अच्छे प्लांट्स लग रखे हैं ऑक्सीजन के लिए। और इसके बाद हम अंदर जाएंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को क्लिक कर देना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड कमेंट कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहें इन फ्यूचर। आप देख सकते हैं कि 2 रूम है, एक वो है कि यहाँ, और यहाँ पे एस्पिरेंट बैठ चुके हैं ऑलरेडी। आप देख सकते हैं जैसे कि एस्पिरेंट की सबसे पहले जो पहचान होती है वो जो ज्योग्राफी का मैप लगा रखा होता है, वर्ल्ड मैप। आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप भी लग रखा है और यहाँ आसपास मोटिवेशन कोर्स भी लग रखी हैं 2-3। मतलब कि रूम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बन चुका है ऑलरेडी। लगता है कि वास्तव में कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो अब हम सर से थोड़ी सी बातचीत करना शुरू करते हैं। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम धीरज है और मैं मनिहारी, जिला कटिहार, बिहार से का रहने वाला हूँ। अभी आपने सुना होगा कि यूपीएससी में जो टॉपर के टॉप किए हैं वो कटिहार जिले से ही हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट इस बार बेहद ही शानदार रहा। हमारे अनअकैडमी की तरफ से टॉप 20 में 7 लर्नर्स का सिलेक्शन हुआ है, जिससे 2nd रैंकर जागृति अवस्थी और 9th रैंकर अपाला मिश्रा जो अनअकैडमी की लर्नर्स रह चुकी है। अगर दोस्तों आप भी यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अभी अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए स्पेशल प्राइज वीक ऑफ़र। यह ऑफ़र 10 से लेकर 17 नवंबर तक ही वैलिड है। अगर आप 10% का और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप हमारा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें। इसमें आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक कॉम्बो, साथ ही साथ आइकॉनिक GS जैसे कि अभी कैलेंडर में आप देख रहे हैं कि 1 साल की कितनी फीस है, 2 साल की कितनी है, 3 साल की कितनी है। दोस्तों आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है न्यू बैच। यह बैच 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। यह बैच इंग्लिश और बाईलिंगुअल लैंग्वेज में है। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 7+2+3 मंथ की हो जाती है। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो आपकी लर्नर्स जर्नी 2 साल की हो जाती है। यह वैसे GS और ऑप्शनल का सारा कोर्स सिलेबस कवर करेगी, साथ ही इंडिया की टॉप एजुकेटर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाएगी। इसके अलावा 100% यूनिक टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट। साथ ही साथ आपको 20 हाई क्वालिटी बुक्स मिलेगी जिसमें यूपीएससी का सारा सिलेबस कवर होगा।
सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड कोर्स और आर्टिकुलेट मैगजीन भी और भी बहुत कुछ। इसके अलावा आप LMP के माध्यम से अपनी UPSC की जर्नी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं, जैसे पर्सनल कोचिंग से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है लर्न फॉर UPSC, जिसमें एंट्रेंस रेट 0 है और कोई भी हिडन चार्जेज नहीं है और भी बहुत कुछ है। इन सारे कोर्सेज में एनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। मेरा घर भी कटिहार ज़िले में ही पड़ता है और यहाँ मैं अभी PhD कर रहा हूँ और UPSC की कुछ अटैम्प्ट दिए हैं, अभी कुछ बाकी हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि सर ने बोला कि उन्होंने कुछ अटैम्प्ट दिए हुए हैं, और अब हम जानना चाहेंगे सर, आप दिल्ली में कब आए, कैसे आए और क्यों आए, और आपने जो भी ग्रेजुएशंस की हैं कहाँ कहाँ से की हैं, और आपने कितने अटैम्प्ट दे चुके हैं पहले? मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 2011 में अपना जो ग्रेजुएशन है वो पूरा किया है, इतिहास और सामाजिक विज्ञान संकाय से। उसके बाद खासकर सिविल सर्विस की तैयारी के लिए ही दिल्ली आया और दिल्ली में मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास कॉलोनी में मैं वहाँ रहने लगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं क्रिश्चियन कॉलोनी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पास है वहाँ आ गया और तैयारी चल ही रही थी, और उस बीच मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, और लेकिन तभी जो है मेरा ध्यान थोड़ा सा हायर एजुकेशन के लिए भी आया। तो मैंने कहा कि मैं बगल में रहता ही हूँ तो क्यों ना इसमें देखा जाए। तो फिर उसके बाद मैंने बौद्ध अध्ययन विभाग में MA में एडमिशन लिया और फिर MPhil किया और अभी PhD चल रही है। और अभी PhD की ही मतलब अंतिम साल है और लिख के जमा करना है, थीसिस बचा हुआ है वो लिखना है मुझे। तो सर आपने कितने अटैम्प्ट दिए हुए हैं अप टू नाउ? अभी तक मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं। 2 अटैम्प्ट मैंने बहुत अच्छी तैयारी से दिए थे और 1 अटैम्प्ट मैं बिना तैयारी का दे पाया, क्योंकि तब तक मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एनरोल हो चुका था और MA की तैयारी चल रही थी। तो इसलिए तीसरा अटैम्प्ट जो बहुत खास तैयारी के नहीं रहा। इसलिए अब जब मैं PhD पूरा करने वाला हूँ तो मेरी मंशा है कि मैं फिर से जो है उसमें लगूँ, क्योंकि मोस्टली बिहार से आने वाले हर एक बच्चे का एक ड्रीम रहता है, वो विशेष खास ड्रीम यही रहता है कि वो जो है सिविल सर्विस क्रैक करे। तो सर आप जैसे कि कमला नगर में रह रहे हैं और कमला नगर मोस्टली UPSC के लिए नहीं जाना जाता, तो आप बताएं अगर कोई कमला नगर में रहकर UPSC की तैयारी करना चाहता है तो वो आए या ना आए, और इसके थोड़े से प्रो एंड कॉन्स तो होंगे सर, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाए इसकी कि वो कमला नगर में आए कि ना आए। कमला नगर एक समृद्ध इलाका है और यहाँ पर कमरे जो हैं बहुत साफ़ सुथरे अच्छे कमरे मिल जाते हैं और वातावरण भी अच्छा है। हालांकि यहाँ स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पढ़ते हैं उसमें से अधिकतर स्टूडेंट इधर मिलेंगे, लेकिन UPSC उसी में से जो बहुत सारे बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं। और अभी जो है माहौल यहाँ बन रहा है, यहाँ पास में ही 200 मीटर की दूरी पर जो है शक्ति नगर में जो है आपकी कोचिंग UPSC की कोचिंग बाजीराव ने शुरू की है, और अभी धीरे धीरे जो है इसके हमारे आसपास जो है कई सारे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। ये बगल में हॉस्टल है जहाँ की लड़के रहते हैं, वो अधिकतर UPSC वाले हैं। उसके बगल में गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ भी UPSC की लड़कियाँ रहने लगी हैं। तो जैसे कि सर ने कहा इधर भी UPSC एस्पिरेंट आ रहे हैं काफ़ी, और अब हम सर से पूछना चाहेंगे कि रेंट वगैरह का क्या इशू, क्योंकि कमला नगर जैसे कि सर ने बोला एक एक्सपेंसिव एरिया है, तो रेंट का भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। हाँ, रेंट का ये है, लेकिन यही है कि अभी रेंट जो है थोड़ा यहाँ पे महंगा पड़ता है, लेकिन यह है कि माहौल यहाँ अच्छा मिलता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और आसपास जो है खाने पीने के लिए भी कोई सोचना नहीं पड़ता, आप किसी भी वक्त आ जा सकते हो। तो सर ये जो कमरे पे आप रह रहे हो वो कितने का, मतलब ऐसा कमरा कितने का मिल जाएगा यहाँ? यहाँ पर जो है ये इस तरह का कमरा जो है 8 से 10 हज़ार में मिल जाता है। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं, आपका ऑप्शनल क्या है, और जैसे कि आपने 3 बारी अटैम्प्ट दे रखे हैं, और फिर अब से अपने आपका प्लान बी था तो कैसे रहा वो, अब आपने उधर सक्सीड किया या नहीं किया? चूँकि हम लोग ऐसे इलाके से हैं तो कि आर्थिक रूप से हम लोग को परेशानी रहती है अक्सर,
तो इसलिए मैंने प्लान भी बना रखा था कि अगर त्वरित तो तुरंत जो है यूपीएससी अगर नहीं हो पाता है या और कोई ये नहीं हो पाती है तो प्लान बी के तरह जो मैंने हायर एजुकेशन को रखा और एमए किया, फिर एमफिल, और उसी एमए के दौरान ही जो मेरा जेआरएफ हुआ और उसी पैसे से फिर मैंने जो है अपना खर्च जो है मेंटेन करना शुरू किया। और उसके बाद फिर मैंने एमफिल की पूरी की और इसके बाद अभी पीएचडी जो है चौथा साल चल रहा है और थीसिस जो है मुझे लिख कर जमा करना। हालांकि ये लॉकडाउन नहीं होता और ये कोरोना काल नहीं आता तो मैं लिख कर जमा कर चुका होता, लेकिन इस कारण से थोड़ी सी देर हुई। और अभी प्लान भी मैंने जो है 2013 में ही इसको ये किया था, क्योंकि यूपीएससी में क्या है कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो कि उस समय चार अटैम्प्ट होते थे जनरल में, तो उन्होंने चारों अटैम्प्ट दिया, इंटरव्यू भी दी और वो सक्सीड नहीं हो पाए। तो इससे थोड़ी लोगों में निराशा आ गई, बहुत लोगों में निराशा। और चूँकि 2011 में क्या हुआ था कि यूपीएससी ने सीसेट लागू किया जिसके कारण जो है हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको परेशानियां शुरू हुई और वो परेशानी आज तक चलती आ रही है। क्योंकि आज जब हम एक डाटा निकालते हैं कि हिंदी माध्यम से कितने बच्चे सक्सीड हो रहे हैं यूपीएससी में, तो वो बहुत न्यूनतम है। तो जो कि एक दुख की बात है कि हिंदी भाषी देश में हिंदी भाषा बोलने वाले बच्चे ही जो है इस जो ये सबसे सम्मानित परीक्षा है उसे जो है मतलब उसे सक्सीड उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे बहुत बच्चे, तो जो कि निराशा का विषय है। और संभवतः हम लोग को आशा है कि नई सरकार जो है अभी जो गवर्नमेंट चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, वो संभवतः जो है इस बारे में कुछ एक्शन लेगी और कुछ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कुछ अच्छा होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सर ने पहले 3 अटैम्प्ट दिए और बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट कई बार एग्ज़ाम देते हैं और उनका क्लियर नहीं होता, वो मोटिवेशन उनमें लैक हो जाती है। तो फिर से वो सर अब थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करें और उनको बताएं कि वो कंटिन्यूसली क्यों पढ़ें इस एग्ज़ाम के लिए, कोई कारण होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं वो 3 साल से कोई पढ़ रहा है उसका क्लियर नहीं होता तो एक मोटिवेशन मिल नहीं पाती। तो उनको कैसे आप मोटिवेट या उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपने साथ बाय साथ काफ़ी डिग्री ली हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और आपने कोई एग्ज़ाम भी क्लियर किया है जिससे कि आपको स्कॉलरशिप भी आती होंगी, तो आप ऐसे बच्चों को कैसे मोटिवेट करोगे जो कि काफ़ी निराश हो जाते हैं? निराशा तो स्टूडेंट के लाइफ में बहुतों के साथ होता है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस रास्ते आप निकले हैं वो रास्ता अगर आप उस रास्ते में पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो भी वह रास्ता ख़त्म नहीं होता, उसके आगे भी रास्ते हैं और प्लान भी हमेशा रख सकते हैं, तैयार रख सकते हैं। क्योंकि आपने जो अध्ययन किया है वो बेकार नहीं जाता, विद्या जो है कभी अधूरी नहीं रहती है। अगर जो आपके पास ज्ञान है उसका आप दूसरे क्षेत्रों में भी भरसक उपयोग कर सकेंगे, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी के उद्देश्य को लेकर के हम लोग जो हमेशा आत्मविश्वासी रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि संसार का इतिहास उन थोड़े व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था, और यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं उसमें अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। और सफलता और असफलता तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देते हैं और अगर कुछ कमी रह जाती है तो कम से कम अब यूपीएससी अगर नहीं हो पाता है तो जो राज्य स्तर के जो लोक सेवा आयोग है उसमें आप सक्सीड हो सकते हैं। फिर टीचर्स एजुकेशन, फिर अगर आप हायर एजुकेशन के साथ साथ लेके चलते हैं तो आप हायर एजुकेशन में भी आगे बढ़ सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। यूपीएससी का तैयारी करने वाला बच्चा जो है सामान्य जो छोटे स्तर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें वो कमज़ोर नहीं होते हैं। जैसे कि सर ने काफ़ी अच्छी तरह से हमें मोटिवेट करना चाहा, और मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप जैसे हिंदी मीडियम से हैं तो स्पेशली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए थोड़ी सी आप मोटिवेट कर देते, आपका ऑप्शनल बता देते पहले। ऑप्शनल, मैं चूँकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ तो मेरा विषय इतिहास ही है। तो हिस्ट्री के आपने कैसे प्रिपरेशन की और कुछ स्पेशल बुक्स वगैरह आप हिस्ट्री ऑप्शन वालों को बताना चाहें? हाँ, इतिहास की बहुत सारी बुक्स हैं। अभी लॉकडाउन में बच्चों को किताबें वगैरह जो है कहीं खरीद नहीं पाए, बहुत बच्चे नहीं मिल पाते हैं। तो इंटरनेट आर्काइव एक वेबसाइट है जहां आप जो है मुफ्त में बहुत सारी बुक्स, हिंदी इंग्लिश किसी भी माध्यम की बुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एक साथ ही साथ ई जैन लाइब्रेरी है जो कि फिर मुफ्त किताबें जो है देता है। साथ ही जो है महात्मा गांधी .org है जहाँ से आप महात्मा गांधी से संबंधित बुक्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी भी अभी बुक्स दे रही हैं। एनसीईआरटी की बुक से लोगों को पढ़ना होता है शुरुआती स्तर के लिए, तो इस तरह बहुत सारी वेबसाइट हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और बाकी का जिनके पास किताबें हैं तो वो किताबों से अपनी तैयारी अच्छे से कर ही सकते हैं। जैसे कि हमें पता लग रहा है कि सर की जर्नी बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने और एग्ज़ाम
कैसे दिए हैं, सक्सीड हुए हैं और कैसे सक्सीड हुए हैं और कौन से आने वाले एग्ज़ाम सर दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि सर 2011 में पास आउट थे आई थिंक। हाँ, 2011 में मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था, स्नातक की। तो देख सकते हैं हम 2011 से सर पास आउट हैं और तब से आई थिंक इन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए होंगे और ये सक्सीड हुए हैं उसमें कि नहीं, उसके बारे में हम थोड़ा सा सर उसके बारे में बताएं। जो फैमिली प्रेशर रहता है, जैसे कि हमें पता है 2011 से पास आउट जब आप होते हो तो फैमिली प्रेशर भी एक तरह का आ जाता है, खुद पे प्रेशर आ जाता है कि क्या करें अब जैसे कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे लें। तो हम सर से पूछेंगे 2011 से आप पास आउट हो तो फैमिली सपोर्ट एंड और क्या क्या चीज़ें हैं वो सर बताएंगे। 2011 के में जब मैंने ग्रेजुएशन अपना स्नातक इतिहास से पूरा किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, तो उसी साल जो है मैंने काशी हिंदू वहीं वाराणसी में रहते हुए एक एग्ज़ाम दिया था IB का। लेकिन हालांकि वो मेरा पहला राष्ट्रीय स्तर का कोई एग्ज़ाम था जो कि सर्विस के लिए था, लेकिन वो नहीं मतलब उसमें बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि बिना तैयारी की थे वो। लेकिन उसके बाद मैं जब दिल्ली आया तो उसके बाद IBPS जो बैंकिंग के एग्ज़ाम लेते हैं, तो वो मैंने 2011 में जो है अच्छे से मतलब जो है अपने बिना किसी कोचिंग की तैयारी के खुद की तैयारी से उसे पूरा किया और उसमें सक्सीड रहा। लेकिन मुझे जो है उस समय UPSC का जो है एक ये चलता है तो उसमें ज़्यादा ये थी और इस कारण से मैंने जो उसको छोड़ दिया। और फिर उसके लगातार उस समय जो है मैंने ये खाद्य निगम जो भारत सरकार का होता है, खाद्य निगम जो है उसके एग्ज़ाम्स दिए थे, उसमें भी मैंने सक्सीड की थी। और साथ ही जो है एक प्राइवेट जॉब भी मुझे ऑफ़र हुआ था। इसके अलावा रेलवे का जो स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम था वो भी मैंने पास किया था। और उसके बाद तो इससे मेरी हिम्मत बढ़ी कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। ये तो सामान्य चीज़ें हैं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उन चीज़ों को में अपने जाने से इतर रहा और फिर मैं दूसरे चीज़ों में आगे बढ़ा। तो सर आने वाले टाइम में आप कोई अच्छा, जैसे कि आपने बोला सामान्य चीज़ें, आपने कोई बड़े एग्ज़ाम की कोई सोचा है आने के लिए? हाँ, बड़ा जैसे बिहार PCS। हाँ, बिहार PCS अभी UPSC के अभी बिहार PCS का आया हुआ है, मैंने उसमें फॉर्म डाले हैं। हालांकि पहले भी 1-2 बार दिया था, लेकिन चूँकि घर की कुछ समस्याएं थी तो पिताजी मेरे बीमार थे, इस कारण से मैं वो दे नहीं पाया था। और एक बार मैंने बिहार PCS दिया है और दूसरी बार जो है मैं अब देने के लिए तैयार हूँ। तो एक बहुत अच्छी इंटरव्यू थी सर के साथ। सर ने हमें बताया कि जैसे कब से ये लगे हुए हैं UPSC की जर्नी में और इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया उस जर्नी में। ऐसा नहीं है कि आप जर्नी में लगे हुए हैं और आपने कुछ अचीव नहीं किया, सर ने अचीव किया, बट अब अपने फिर प्लान A की तरफ फिर से सर चल पड़े हैं। जैसे कि हमारे बहुत एस्पिरेंट्स होते हैं जो जिनका प्लान B नहीं होता या वो चाहते नहीं हम प्लान A को ही फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं होता गाइस। आप प्लान B पे ही फोकस कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद आप फिर से प्लान A पे रीफोकस कर सकते हैं और उसमें भी सक्सीड हो सकते हैं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही था। थैंक यू।